हे गाइस, आज मैं बहुत दिन से वीडियोस ले आने वाली थी, लेकिन यहाँ बारिश हो रही थी और आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से ऐसा हो रहा था। अभी भी आप आवाज़ सुन सकते हैं, बड़ी खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, तो इसलिए आप चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करें, बैकग्राउंड म्यूज़िक पर ध्यान ना दें प्लीज़। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। एंड हाँ, तो फिर आज हम कंप्लीट करते हैं। अच्छा, मैं कोशाद्रव पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये है, ये मेरे पास जूलॉजी की बुक थी। मैंने जब आप मेरा वो पुराना वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से सिलेबस के बारे में मैंने बताया था कि टीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस क्या हैं, तब मैंने ये बुक्स अपनी दिखाई थी, तो उसमें मैंने दिखाया होगा आप लोग को। तो मेरे पास ये बुक नहीं थी, मैंने आपको बताया था कि मैं जल्दी मंगा लूँगी, लेकिन लॉकडाउन था भाई साहब, बहुत मेहनत लगी, बहुत एफर्ट लगा, तब जाके मुझे बुक कहीं से अरेंज हुई है। यहाँ पे बहुत तगड़ा लॉकडाउन लगा हुआ है और बहुत स्ट्रिक्टली, हम लोग प्रयागराज में रहते हैं और प्रयागराज में बहुत स्ट्रिक्टली लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हैं। लेकिन बुक फाइनली मेरे को मिल गई है। ये यूथ कंपटीशन की बुक है, ठीक है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, बहुत अच्छी है, 2021-22 की है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है। प्लीज़ अगर आपको कहीं से भी जुगाड़ से भी मिल रहा है तो आप प्लीज़ ले लें। पुरानी भी मिल रही है ना 1-2 साल, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ले लो, क्वेश्चंस नहीं बदलेंगे, इसमें पुराने ही क्वेश्चन होते हैं। चुपचाप ले लो, 5 साल से वैसे भी टीजीटी नहीं हुई है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2 साल 3 साल पुरानी किसी के भी पास हो ना, तुम बस अरेंज कर लो और पढ़ाई शुरू कर दो। बस पढ़ाई के लिए क्या चाहिए तुम्हें, बस हाई स्कूल इंटर की बॉटनी जूलॉजी यूथ कंपटीशन ले लो, दोनों की, उसके बाद एक हाइलाइटर, एक पेंसिल, दैट्स इट। मतलब नहीं, एक कॉपी ले लो या फिर A4 पेजेस ले लो और बैठ जाओ, कंप्लीट। मैं बोल रही हूँ गारंटी के साथ टीजीटी निकल जाएगी, बट मेरा खुद का फर्स्ट टाइम है, इट्स देखा जाएगा किसका निकलता है। खैर, मेरे पढ़ाई हुए लोगों का निकल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। मेरा तो भरोसा ही नहीं है, पता नहीं, मतलब मेरे साथ तो ऐसी पनौती लगी है ना कि मैंने इतने एग्ज़ाम दिए होंगे, मेरे पढ़ाए हुए लोग पास हो जाते हैं, मैं फेल हो जाती हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं कई एग्ज़ाम्स क्रैक कर चुकी हूँ, तो प्लीज़, आई एम जस्ट जोकिंग, प्लीज़ पढ़िए, आप निकल सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मैथ सीटेट, और सीटेट मेरा क्रैक हो चुका है। प्लीज़ मतलब मैंने ऐसे ही मजाक किया था कि लोग मेरे को मतलब सोच रहे कि ये फेलियर है, तो इसके चैनल को देख के क्या फ़ायदा। आई एम जस्ट जोकिंग, इट्स ओके, फाइन। तो हम आगे पढ़ते, ठीक है। हम कोशाद्रव के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जो पुराना पढ़ा था, आप प्लीज़ मेरे पुरानी वीडियोस देखिएगा। जल्दी ही मैं प्लेलिस्ट तैयार करूँगी, अभी मेरी प्लेलिस्ट तैयार नहीं हो रही क्योंकि मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और पढ़ा लूँ, तो इकट्ठे मैं एक लंबा प्लेलिस्ट बनाऊँ जिसमें मतलब कि कोशा के बारे में कम से कम आधी चीज़ें तो हो ही जाएँ। और ये चैप्टर भाई बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो हम देखते हैं कोशाद्रव के बारे में कि कोशाद्रव जीवद्रव का वह भाग है जो केंद्र को चारों ओर से घेरे रहता है और अधिकतर पौधों की कोशा की निर्जीव भित्तियों को से भी घिरा रहता है। यहाँ पे सिंपली कहने का सिर्फ एक ही मतलब है इनका, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये कि ये केंद्रक है, ये मान लो, क्या, ये सेल वॉल है, ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग में जो भी कोशाद्रव्य हैं, जो भी ये द्रव्य है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है, इसको हम, अरे यार इतना लंबा लाइन की, इसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। अरे रे, मैं तो बेकार, मतलब मैं क्या ही बोलूँ अपने बारे में। खैर, ऐसे ही पढ़ लो, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है और प्लस लिखते वक्त इतने मिस्टेक्स, इसकी कोई सीमा नहीं है।
अब बताओ, एल लिख रही हूँ, टी लिखा जा रहा है। एक्चुअली रात के 1 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं और ये वीडियो मैं बना रही हूँ। और कल ही मैंने वैक्सीनेशन कराई है अपनी। प्लीज़ जाके कोरोना की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, बहुत हेल्पफुल है। और सारे मिथ और बकवास को ना सुने, प्लीज़ वैक्सीन लगवाएं, ठीक है। इस हिस्से को हम प्लाज्मा साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। इस हिस्से को हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। अब इसमें क्या है कि साइटोप्लाज्म कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम साइटोप्लाज्म को निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्लाज्मा लेमा, मतलब कि लेमा से मतलब होता है या मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, कला, जो भी समझ लें आप। कला मतलब एक पतली झिल्ली जैसा कुछ। अब एक है, फिर इसके बाद देखिए टोनोप्लास्ट है। इन दोनों के बीच का कुछ जीवद्रव कला एवं टोनोप्लास्ट के मध्य का भाग, ठीक। 3 चीज़ें होती हैं, ये ज़रूर याद रखें। लेकिन यहाँ पे अब चले आए आप, देखो कोशाद्रव्य में कोशाओं में जीवद्रव कला एवं टोनोप्लास्ट के अतिरिक्त अंतर जीवद्रव्य झिल्लियाँ होती हैं जो कोशांगों को परिवृद्ध करती हैं। इसका सिंपल कहने का मतलब, एकदम सिंपल कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। इसके पास भी एक झिल्ली है अपनी, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी अपनी एक कला होती है। कला, झिल्ली, मेम्ब्रेन, जो भी आप कहें, ये आपका गोल्गी बॉडी है, इसकी अपनी एक झिल्ली होती है। ये आपका ये तो टोनोप्लास्ट अलग से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आप चले आओ, जैसे भाई और ही क्या देखोगे, जितने भी ये देखो, जैसे यहाँ पर हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, जिनके भी मेम्ब्रेन होते हैं, जो कोशांग किसे कहते हैं, कोशांग कहते हैं जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग होते हैं, जो कि पूर्णतः अंग तो नहीं होते, इसलिए इनको कोशांग कहते हैं। अंगक कहते हैं, अंगक कहते हैं, ठीक है। ये अंग नहीं होते, ये अंगक होते हैं। तो यहाँ पर जो हिस्सा है, ये जो झिल्ली दिख रही है आप लोग को, ये झिल्ली दिख रही है, ये झिल्ली दिख रही है, इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य फैला हुआ है। बस यही कहने का इनका मतलब है कि सिर्फ टोनोप्लास्ट और ये जीवद्रव कला से मतलब नहीं है। ये इसने सारे जो साइटोप्लाज्म होता है वो सारे कोशांग को एक तरह से घेर के रखता है। बस इतनी सी बात है, लेकिन ये एक टिपिक मतलब, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान में रखें और इसको ज़रूर याद कर लें। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कला की संरचना, ठीक है, कैसी होती है। पहली चीज़ तो कुछ वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से दी हुई है, हम देखेंगे। पहले एकल कला का यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब समझेंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि एक कला, इसके बारे में जे डेविड रॉबर्टसन ने सन 1959 में, मतलब अभी किसी को 59 ना पता हो भैया, बहुत सारे आजकल नए नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, मुझे पता चल रहा है हिंदी के उनको ज्ञान ही नहीं है। 59 मतलब होता है एक कम नहीं तो 60, 59 में एक कला की विचारधारा प्रस्तुत की। इस विचारधारा के अनुसार यह कला 75 एंगस्ट्रॉम, इसे एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1/10 म्यू एम। यहाँ पे एम म्यू इसको पढ़ते हैं, पर ये माइक्रोन कहलाता है, ठीक है, अर्थात मिली माइक्रोन, अर्थात 0.000000075, मतलब 6 टाइम 0 फिर 5, 75 सेंटीमीटर मोटी होती है। इसके मध्य में एक वशीय पदार्थ, मेन ये भी है, मतलब आप 75 एंगस्ट्रॉम याद के लिए बहुत है। यहाँ पे है, इसके मध्य में एक वशीय पदार्थ फास्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है, जो 35 एंगस्ट्रॉम मोटी 2 परतों की होती है, ठीक है। 2 परतें होती हैं जो 35 एंगस्ट्रॉम मिला के होती हैं, ठीक। वसा के अणुओं से बनी इन 2 परतों के दोनों ओर प्रोटीन अणुओं से बनी 20 एंगस्ट्रॉम मोटी एक परत, मतलब कि एक पर 2 परत बनी, मतलब बीच में है फास्फोलिपिड की 2 परतें, ऊपर एक प्रोटीन की परत है, नीचे एक प्रोटीन की परत है। तो 20 एंगस्ट्रॉम की ये है, 20 एंगस्ट्रॉम की ये है। अभी मैं आपको समझाती हूँ, उसको पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। चारों परतों प्रोटीन, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड प्रोटीन, ठीक है, वाली झिल्ली एकल कला कहलाती है। यहाँ पे ये समझ गए आपकी
यहाँ पे 75 एंगस्ट्रॉम की ये कला लगभग होती है, जिसमें से 35 एंगस्ट्रॉम के फास्फोलिपिड, 20 एंगस्ट्रॉम के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये है फास्फोलिपिड, जो कि दो दो लेयर्स है ना, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है। ठीक है, दो लेयर है फास्फोलिपिड के। ठीक है, और एक लेयर है यहाँ पे ऊपर प्रोटीन का, दूसरा लेयर है नीचे प्रोटीन का। तो यहाँ पे फास्फोलिपिड 35 एंगस्ट्रॉम का दोनों मिला के हैं, 20 एंगस्ट्रॉम का एक प्रोटीन लेयर है और 20 एंगस्ट्रॉम का दूसरा प्रोटीन लेयर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोफोबिक फिलिक हेड और हाइड्रोफिलिक टेल। तो ये तो मतलब एक शेप दी हुई है, उसके बारे में बात हो रही है। अब एक दूसरा दिया हुआ था तरल मोजेक मॉडल। ठीक है, यह विचारधारा सिंगर एवं निकोलस द्वारा 1972 में दी गई थी। इस विचार के अनुसार कला के मध्य में द्विआण्विक लिपिड की परत होती है। इन्होंने भी दिया था, सिंगर और निकोलस ने दिया था 1972 में। लिपिड से बनी इस परत तो इन्होंने दिया था सन 1972 में। ठीक है, इस विचारधारा के अनुसार कला के मध्य में द्विआण्विक लिपिड परत होती है। अच्छा, सभी ने ना लगभग सेम ही दिया हुआ है, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदली हुई हैं, बाकी सब सेम ही देते हैं, क्योंकि भाई सबने एक ही चीज़ खोज रखी होती है, थोड़े से मतलब चेंजेस आते हैं। तो हमें बायोलॉजी में चीज़ों को याद करने में ना कोई दिक्कत नहीं आती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। यहाँ पर दिया हुआ है कि द्विआण्विक लिपिड की परत बनी होती है। लिपिड से बनी इस परत के बाहर परिधि अथवा बाह्य, ठीक, प्रोटीन होते हैं तथा लिपिड की परत में धसे समाकलन प्रोटीन होते हैं। ये समाकल प्रोटीन लिपिड परतों में जलगारी तथा जलविगारी क्रियाओं द्वारा अंतर्भूत होते हैं, मतलब मिक्स्ड होते हैं। काफ़ी तगड़ी हिंदी होती है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला अगर इसको पढ़ ले तो उसके तो हालत ही टाइट हो जाए। अंतर्भूत क्या है होते हैं, एवं सरलता से अलग नहीं होते। मतलब इसके कहने का मतलब है कि कुछ जो प्रोटीन होते हैं जो अंदर धसे होते हैं वो सरलता से नहीं निकलते, लेकिन जो बाहर के होते हैं इसके विपरीत परिधि प्रोटीन, देखो यहाँ पे कहाँ हमने पढ़ा था विपरिधि, भाई किधर गया, ये लिपिड से बनी इस परत के बाहर परिधि अथवा बाह्य प्रोटीन तथा लिपिड की परत में धसे समाकलन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, यही कहने की कोशिश करें, परिधि प्रोटीन केवल बाहर होते हैं और सरलता से पृथक किए जा सकते हैं। परिधीय प्रोटीन के साथ शर्करा की श्रृंखलाएं भी जुड़ी होती हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स बनती हैं। ठीक है, मतलब कि प्रोटीन शर्करा से श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं, मतलब जब दोनों साथ में जुड़ेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। ठीक है, बाहरी सतह पर कि कुछ लिपिड भी शर्कराओं के साथ जुड़कर ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। इन ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड्स की विशिष्टता के आधार पर कोशिकाएं अपनी जैसी कोशिकाओं की पहचान, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सॉरी मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, एक सेकंड में कर देती हूँ। यहाँ पर ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चाहे आपको पता हो, मतलब चाहे क्वेश्चन में आए या ना आए, लेकिन आपके लाइफ लेसन के लिए बहुत अच्छा है कि जब किसी की बॉडी में कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म की जाती है, मतलब किसी को लंग्स ट्रांसफॉर्म करते हैं, किसी के हार्ट ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि कई बार आपने सुना होगा कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। ठीक है, बॉडी उनकी सेल्स को एक्सेप्ट नहीं करती है, सब कुछ मैच होने के बाद भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है, इसी वजह से, क्योंकि वो अपने हिसाब के सेल्स को पहचानती है। ठीक है, हमारी बॉडी में अलग तरह के सेल्स है, दूसरे की बॉडी में अलग तरह के सेल्स है, तो वो
दोनों को पहचानने की कोशिश करती है, ठीक है। और यहीं से होता है ना कि एक इंसान से एक इंसान कितना अलग है, हम कुछ भी चाह कर भी कुछ नहीं बना सकते, ठीक है। अब यहाँ यह गुण प्राणियों के रुधिर वर्ग, प्रतिरक्षा प्रक्रिया, ठीक है, कैंसर या प्रत्यारोपित अंग का अस्वीकार आदि में महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना अंग स्वीकार में, जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड को जो चढ़ाने की बात आती है वहाँ पर भी हमें एकदम से सारी चीज़ें चेक करके ब्लड को हम चढ़ाते हैं। वैसे ही हम कैंसर और पता है मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब भी सेल्स को डिफरेंट, मतलब पता है यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कार्डियो वगैरह हो जाते हैं लोगों को, लोग काफ़ी बीमार रहने लगते हैं इसी वजह से, क्योंकि हम जब अब मतलब कि सेम स्किन से भी मतलब हमको दिक्कतें आती हैं, ठीक है। लिपिड्स तथा समाकल प्रोटीन मोज़ेक अवस्था में होते हैं। मतलब मोज़ेक अवस्था, जैसे मोज़ेक कराए कभी किसी किसी के घर में मोज़ेक हुआ रहता है, वो जो टूटी फूटी टाइल्स की छोटे छोटे वो होते हैं, उसको इकट्ठा करके रेड या ग्रीन जिस भी कलर का जो भी चाहता है वो करा के एक मोज़ेक की व्यवस्था करते हैं ना, मोज़ेक टाइप का फर्श बनवाते हैं। उस तरीके से प्रोटीन और लिपिड्स मिले रहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा लेमा की सिंगर एवं निकोलस द्वारा सन 1972 में प्रस्तुत की गई रचना हाँ मतलब ये तो मैं दिखाई दूंगी। जीवद्रव्य कला टोनोप्लास्ट एवं विभिन्न कोशांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या दिया था, गोल्जी तंत्र, लाइसोसोम, लवक तथा और केंद्रक इत्यादि की भी कलाएं इसी प्रकार की होती हैं। ये इनका कहना है कि कलाएं जो होती हैं वो इसी प्रकार की होती हैं। तो भाई चलो हम देख लेते हैं। ये देखो मैंने जो बोला था मोज़ेक के हिसाब का, ये है लिपिड्स 2 लेयर्स ऑफ लिपिड, ये रहा प्रोटीन, ये रहा प्रोटीन, ये रहा प्रोटीन। तो ये बीच में धंसे हुए हैं, ये बीच में धंसे हैं, ये बाहर निकल सकता है सरलता से, लेकिन इसे बाहर सरलता से नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। जलरोधी और जल विरोधी होते, सॉरी क्या होते हैं, माफ़ कीजिएगा, जलरागी और जल विगारी। मतलब कि जलरागी मतलब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों होते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा दिखता है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक उससे देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे प्रोटीन्स, ये लिपिड्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, आप देख सकते हैं। बाउंड्री लिपिड ये रही, नेटवर्क प्रोटीन ये रहे, ये आपका ग्लाइकोलिपिड हो गया, ठीक है भाई। और कहाँ गया वो ग्लाइकोप्रोटीन, कहाँ गया, हाँ हो रहा, ये रहा आपका ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट चेन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और ये क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन सॉरी, और फ्रॉम द इंटरग्रेटल प्रोटीन, ये भी रहा, मतलब डबल प्रोटीन से ग्लाइकोलिपिड। तो ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, हमने मेन चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। अब जीवद्रव्य कला के बारे में हम पढ़ेंगे। जीवद्रव्य कला जो है ये कोशिका द्रव्य की सबसे बाहरी भाग एक महीन झिल्ली के रूप में होती है जो कोशिका को बाह्य वातावरण से अलग करती है, ठीक है। इसे प्लाज्मा लेमा कहते हैं। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा लेमा के बाहर एक अतिरिक्त कोशाभित्ति भी होती है। अच्छा, तो वही मैंने कहा था ना कि जंतु कोशा में कोई भित्ति नहीं होती है और पादप कोशा में एक भित्ति होती है, लेकिन प्लाज्मा लेमा दोनों में ही होता है, ठीक है। प्लाज्मा लेमा एकक कला की होती है,
ठीक है, जो कि हमने ये अभी पढ़ा। प्लाज्मा लेमा एवं अवकालीय परागम्य कला होती है, मतलब कि ऐसी कला जिसमें मतलब चीज़ें आ जा तो सकती हैं लेकिन उसकी अनुमति के बिना नहीं आ जा सकती। मतलब कुछ चीज़ें आ सकती हैं जो उसको, जो कला को, जो उस समय सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो आ सकती है, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हो, अर्थात सब उससे होकर कुछ निश्चित पदार्थ ही आर पार जा सकते हैं। इस कार्य के लिए प्लाज्मा लेमा में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। इनकी दो श्रेणियां हैं, एक है प्रणाल प्रोटीन और एक है वाहक प्रोटीन। ठीक है, ये इसका एक चित्रण है। कोशा कला के अवकालीय परागण का प्रदर्शन ये इस तरह से है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आउटसाइड द सेल बाई आयंस हैं, और ये क्या है, कैरियर प्रोटीन्स हैं। उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इनसाइड द सेल है। तो यहाँ से, हाँ, यहाँ से इंटर कर सकते हैं लेकिन बहुत ही माइनर चीज़ें। अभी आगे पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि क्या चीज़ दिक्कत करेगी। ठीक है, वाहक प्रोटीन्स, ये एक प्रणाल प्रोटीन्स हो गए जिसको हम कहते हैं चैनल प्रोटीन्स, और वाहक प्रोटीन्स को हम कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। इनमें प्रणाल प्रोटीन्स जीवद्रव्य कला में आर पार जल अनुरागी होती हैं, हाइड्रोफिलिक खुले छिद्र बनाते हैं जैसा कि हमने देखा था। ठीक है, जिनमें से होकर Na मतलब सोडियम, सॉरी के से क्या होगा, पोटेशियम होता है, मे बी, मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक है, आई डोंट नो अबाउट के। और फिर Cl मतलब क्लोरीन आदि विशिष्ट आयनों का अभिगमन होता है। तो इन आयनों को प्रणाल आयन्स कहते हैं, चैनल आयन कहते हैं। प्रणाल प्रोटीन्स द्वारा बनाए गए छिद्र सदैव खुले नहीं रहते वरन कुछ बाह्य कोशीय सूच्यांकों के प्रभाव से खुलते व बंद होते हैं। इस प्रकार कोशा में आयंस के आवागमन पर नियंत्रण करते हैं। वाहक प्रोटीन्स झिल्ली से बाहर होकर विभिन्न पदार्थों के आवागमन में विकारों मतलब एंजाइम्स के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये वाहक प्रोटीन का है। ये प्रणाल प्रोटीन के ये हिस्से हैं, देखिए ऐसे दिखता है प्रणाल प्रोटीन के पोर्स हैं, ये इसके द्वारा आते जाते हैं, लेकिन ये हमेशा खुला नहीं रहता, क्लोज्ड रहता है। जब भी इनको किसी तरह का किसी तरह का एक संकेत मिलता है कि हाँ अभी आप करो, तब ये ऐसा कुछ करते हैं, तब ये खुलते हैं और आयंस वगैरह इंटर करते हैं। यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स का भी ऐसा ही है, ये लिपिड ले यहाँ पे सल्यूटेड, सॉरी एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे मैं कुछ समझाने के लिए आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे जो सल्यूशन है, मान लो ये सल्यूट है, ये जो भी है इसको अगर अंदर जाना है तो इसने पहले एंट्री मारी प्रोटीन के अंदर, फिर प्रोटीन जो है इसको कह रहा है मेडिटेटिंग, यहाँ पर मतलब कि पूरा उसको फैकल्टी जो है, ठीक है, यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न यहाँ पे होता है, मतलब कि जो भी कोशिका के लिए ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, कितनी मात्रा में ज़रूरी है, उसको पहले डिसाइड करता है, उसके बाद ही वो कोशिका के अंदर एंट्री करता है। देखिए यहाँ पे 3 गए लेकिन यहाँ से एक ही जा रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ बताई जा रही है कि पूरा सब कुछ नहीं अंदर जाता, बहुत ही चीज़ें एकदम देख दाख के गिन गान के ही ले जाते हैं। ठीक है, जीवद्रव्य कला के कार्य। जीवद्रव्य कला कोशिका की आकृति निश्चित बनाए रखती है और बाहरी घातों से इसकी रक्षा करती है।
हाँ, तो जीवद्रव्य कला एक तरह से स्केलेटन का काम करती है। जब पूरे पूरे कला में वो पूरे कोशिका में ये फैली हुई है तो एक मजबूती देती है। ठीक है। बहुकोशिकीय प्राणियों में इस झिल्ली की विशेषता सॉरी जीवद्रव्य कला चारों कोशिका के चारों ओर होती है और एक मजबूत हिस्सा होती है। ठीक है। बहुकोशिकीय प्राणियों में इस झिल्ली की विशिष्टता के कारण ही एक कोशा अपनी जैसी कोशा की पहचान करती है। हाँ, जो हमने अभी पढ़ा था कि ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में कि उसी के द्वारा एक कोशिका दूसरी कोशिका की पहचान करती है, वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा होता है। ठीक है। जीवद्रव्य कला में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। कहीं टूट जाने पर यह वृद्धि कर उसे ठीक करती हैं और कोशा को द्रव्य को बहने से रोकती हैं। हाँ, इनके अंदर रिपेयर की बहुत अच्छी क्षमता होती है। जैसे कि हमें कभी चोट लग जाए, कट पुट जाए, तो देखिए मतलब 2-4 दिन में वो उसमें पपड़ी बंधेगा, फिर ठीक ठाक होकर एकदम सही हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर कुछ झिल्लियों पर उपस्थित प्रोटीन एंजाइम का कार्य करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की कला पर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के एंजाइम होते हैं। कुछ झिल्लियों पर उपस्थित प्रोटीन्स एंजाइम का काम करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की कला पर इलेक्ट्रॉनिक परिवहन तंत्र के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। यह कला कोशा में विभिन्न पदार्थों के आदान प्रदान का नियंत्रण करती हैं। यह कला कोशा में विभिन्न पदार्थों के आदान प्रदान का नियंत्रण करती है। ठीक है। मतलब कि वही कोशा के अंदर कोई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ बाहर जा रही है, वो ये ही तो करते हैं, कोशा कला के द्वारा ही तो होता है। टोनोप्लास्ट। अच्छा नहीं, देखिए आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम टोनोप्लास्ट और कोशा के बारे में कल पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है और ये अभी थोड़ा बहुत लंबा जाएगा। नहीं मतलब मैं थोड़ा पढ़ा ही देती हूँ, क्या करना। चलो टोनोप्लास्ट हम पढ़ लेते हैं, फिर बंद करते हैं। कम से कम आधे घंटे का तो बना ही लेते हैं। राजधानी टोनोप्लास्ट। ठीक है। प्लाज्मा लेमा की भांति यह भी एकक कला होती है। मतलब जैसा कि प्रोटीन और लिपिड का लेयर होता है, वैसे इसका भी होता है। यह कला की कोशिका द्रव्य और रिक्तिका की सीमा पर होती है। कहाँ होती है, एक सेकंड में, ये है, इसे हम टोनोप्लास्ट कहेंगे। ये जो लाइन दिख रही है ना, इसको टोनोप्लास्ट कहेंगे। ये वैक्यूल है, ये रिक्तिका है और ये है आपका कोशाद्रव्य, और ये हिस्से को हम कहेंगे, जो ये लाइन दिख रही है ना ब्लैक कलर की, इसको हम टोनोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है। ठीक है। टोनोप्लास्ट यह निर्णय करती है कि इसके आर पर क्या आ जा सकता है। ये भी वही है, अवकालीय परागम्य झिल्ली होती है। ऐसी कलाओं के इस गुण को अवकालीय परागम्यता कहते हैं। सेम चीज़ 2-3 बार बता दिया है। कलाओं का यह गुण कोशा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही बात है, इसी के द्वारा कोशा में हर चीज़ नियंत्रित रहती, कोई चीज़ बिगड़ती नहीं है। ठीक है। प्लाज्मा लेमा तथा टोनोप्लास्ट के बीच का कोशाद्रव्य जो होता है, प्लाज्मा लेमा और टोनोप्लास्ट के बीच का जो कोशाद्रव्य है, वह भाग जो प्लाज्मा लेमा के निकट रहता है और अधिक ठोस रहता है, बहिर्द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है। तथा अंदर के वह भाग जो टोनोप्लास्ट के निकट स्थित होते हैं तथा अधिक तरल व दानेदार होते हैं, अंतरप्लाज्म मतलब इंडोप्लाज्म कहलाते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ क्या। ये हिस्सा प्लाज्मा लेमा है। ठीक है। यहाँ पे ये प्लाज्मा लेमा है और ये रहा टोनोप्लास्ट। यहाँ का जो हिस्सा है वो थोड़ा कठोर है। ठीक है।
लेकिन यहाँ का हिस्सा ज़्यादा तरलीय है और थोड़ा दानेदार है, और यहाँ का हिस्सा थोड़ा कठोर है। और बस, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कोशाद्रव्य की दो प्रवस्थाएं होती हैं, ठीक है। दो फेजेस होते हैं। कलाओं में बने विभिन्न तंत्र जैसे हरिम कण, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का इत्यादि को जो एक या अथवा दो एकल कलाओं से घिरे होते हैं कोशांग कहलाते हैं। मैंने कोशांग के बारे में पहले ही बताया था, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ये उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अब एक कोशाद्रव्य का वह भाग जो अविरत रूप में रहता है तथा प्रकाश समांगी होता है हाइलोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के वीकर, मंड, कण, वसा की बूंदें, प्रोटीन व विभिन्न लवण होते हैं। अतः कलाओं से घिरे कोशांगों को छोड़कर शेष सभी पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। कोशाद्रव्य हमारा साइटोप्लाज्म हमारा यहाँ पे थोड़ा सा फिनिश हुआ है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फिनिश हो गया है, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर होता है तो अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी बाकी हैं। तो प्लीज़ यहीं पर हम इसे बंद करते हैं और वापस से माता रानी का दर्शन कर लेते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ आप अगर वीडियो को देखते हैं, आपको सही लगता है वीडियो, तो मैं ये नहीं करी कि मैं एकदम सही पढ़ा रही हूँ, कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ मैं भी कर रही हूँ। मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ा रही हूँ, फिर भी हो सकता है समझाने में मैं कुछ डिफरेंट समझा दे रही होंगी। ये मेरा भी पहला है अभी वीडियोस वगैरह बनाने का, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। शुभ रात्रि।